रूरल एरियाज वाले बच्चे होते हैं, आई थिंक दे शुड लिसन दिस वेरी केयरफुली, कि हमेशा उनको डाउन किया जाता है, हमेशा बोला जाता है कि यू आर फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, यू कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, योर हिंदी एक्सेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी, बट बिलीव मी, यू नो, आई टेक दिस एज अ चैलेंज। और मैंने हमेशा यही सोचा था कि वाई कांट आई स्पीक गुड इंग्लिश, वाई कांट आई टॉक इन गुड हिंदी, मैं हिंदी क्यों नहीं अच्छी बोल सकता, या मैं क्यों नहीं अंग्रेजी अच्छी बोल सकता, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी। Today's episode is really special because we have with a scientist whose journey itself like a chemical reaction, starting from a small setup and leading to a global impact. तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नीरज गुप्ता जी की, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, और ये फेलो ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस एंड फुल ब्राइट स्कॉलर रह चुके हैं। मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता जी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा क्योंकि उनका नाम जो वो हाल ही में वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो चलिए ये जानते हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता जी के बारे में। सो सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय जो इस पॉडकास्ट के लिए दिया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और आपकी बेसिक स्कूलिंग एंड एजुकेशन के बारे में जानते हैं कि किस तरह आपने अपनी बेसिक स्कूलिंग एंड एजुकेशन जो है वो प्राप्त की है। हाँ राहुल, सबसे पहले तो आई थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माय थॉट्स एंड शेयर माय आइडियाज़ विद यू, एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। तो रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन मेरी हिमाचल के बिल्कुल एक रूरल बैकग्राउंड में हुई है, और जो मेरा स्कूल था वो एकदम जैसे बोलते हैं ना, मतलब कि सिर्फ स्कूल की एक बिल्डिंग, एक हॉल ही था उसमें, उसके अलावा और कुछ नहीं था, और सिंगल टीचर स्कूल था। और आई वाज वन ऑफ द लकी पर्सन जिनकी वो जो सिंगल टीचर थी वो मेरी मदर ही थी। तो माय मदर वाज माय टीचर आल्सो इन द स्कूल, एंड शी वाज हैंडलिंग 5 क्लासेस, फर्स्ट टू फिफ्थ। और स्कूल का नाम था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जाबल, तहसील अर्की। तो वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरे मदर और फादर टीचर रहे हैं, तो मैं सरकारी स्कूल बदलता रहा हूँ। उसके बाद मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बढ़ालग एक जगह है, बहुत ही रूरल बैकग्राउंड है, जो हिमाचल का रूरल बैकग्राउंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो, वहाँ गया हूँ। उसके बाद मैं कुनिहार एक जगह है, वहाँ गया हूँ, और +2 मैंने अपने नेटिव प्लेस जो है अर्की, वहाँ से की है। तो मैं वहाँ 9th में आ गया था। इस जर्नी में मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जो मेरा मेन फेज़ रहा है वो ये है कि जब आप ग्रो करते हो 9th ऑनवर्ड, आप कॉम्पिटिटिव फील करते हो, क्योंकि आप ना भी चाहो तो दुनिया तो आपको कॉम्पिटिटिव फील करवाती है। कंपैरिजन रूरल और अर्बन एरियाज का आता है, मेरे टाइम में भी था और आई थिंक अभी तक है ना। Yes. जो रूरल एरियाज वाले बच्चे होते हैं, आई थिंक दे शुड लिसन दिस वेरी केयरफुली, कि हमेशा उनको डाउन किया जाता है, हमेशा बोला जाता है कि यू आर फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, यू कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, योर हिंदी एक्सेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, आप हिंदी अंग्रेजी में ही फंस जाते हो, सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत दूर की बात होती है। बट बिलीव मी, यू नो, आई टेक दिस एज अ चैलेंज, और मैंने हमेशा यही सोचा था कि वाई कांट आई स्पीक गुड इंग्लिश, वाई कांट आई टॉक इन गुड हिंदी, मैं हिंदी क्यों नहीं अच्छी बोल सकता, या मैं क्यों नहीं अंग्रेजी अच्छी बोल सकता, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है, या ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो सो कॉल्ड अर्बन बच्चों में है या कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चों में है। तो आई ट्राई टू फोकस ऑन फ्यू स्किल्स, और ये मैंने ज़रूर एक चैलेंज लिया है अपना एक स्टेज पर। और हमेशा, वैसे तो ये बहुत लंबी बात जाएगी क्योंकि मैं स्कूल बहुत बदलता था, तो बुलिंग का इशू आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यू नो वो सेकेंडरी मैं लेता हूँ। बट आई मस्ट से दैट आई एम अ टिपिकल पर्सन एजुकेटेड इन अ टिपिकल रूरल बैकग्राउंड इन हिमाचल। ओके, थैंक यू सो मच। तो सर आपकी फिर 12th के बाद आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से हुई है? मैं उसके बाद फिर से हम सरकारी में ही पढ़े हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली, हमारे टाइम में वो बॉयज़ कॉलेज होता था। तो मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली से अपनी ग्रेजुएशन की है, फिजिक्स बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ। ओके सर। तो सर इसके बाद आपने, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो आपके मन में कुछ आगे करने का आया कि अब मास्टर्स करूं या जॉब वगैरह? हाँ, मैं यहाँ पे अपना स्ट्रगल बताऊंगा कि +1 +2 में, इससे मैं कोरिलेट करूंगा मैं, कि +1 +2 में हमारे पास कोई टीचर नहीं होता था, सिर्फ इंग्लिश टीचर थे हमारे, और हम ना तो फिजिक्स ना केमिस्ट्री और ना ही बायोलॉजी के टीचर थे। तो हम ना सिर्फ एक क्लास लगाते थे, बाकी तीनों क्लासेस फ्री जाती थी। और हमारे टाइम में यूट्यूब भी नहीं था, हमारे टाइम में ट्यूशन्स भी नहीं मिलती थी वहाँ पे। तो यू नो आई वॉज ओनली रिलाइंग ऑन द टेक्स्ट बुक, और खुद ही पढ़ते रहते थे जितना समझ आया। कभी कभी तो हैरानी होती थी कि यार +2 कैसे कर ली हमने,
मतलब बिना टीचर के, क्योंकि टीचर्स आए थे अक्टूबर में और थोड़े से ही महीने रह गए थे हमारे प्लस टू होने के, तो टीचर्स भी जितने मर्जी अच्छे हों 2-3 महीने में कौन ही पूरा सिलेबस करवा सकता है, तो इट वॉज वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रगलिंग। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में हुआ तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, टेंशन्स भी थी कि, लेकिन मैंने वहां से थोड़ा अपने आप को ना डिटरमाइन कर लिया था कि भाई प्लस वन प्लस टू में तो कई बोलते थे कि यार बच्चे हैं, बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है, बट कॉलेज में जाने पे आई थॉट कि यार अब तो मेच्योरिटी लेवल आ गया है, अब किसको ब्लेम करेंगे। पहले तो हमने बोल दिया कि भाई हो सकता है कि हमें टीचर्स अच्छे नहीं मिले, ये तो अब तो मेरा फ्यूचर बनाना या कोई लाइन करना मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई टेक दिस चैलेंज। और मुझे लगा कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स पर ही कमांड रखूंगा तो एक अच्छा फ्यूचर बना सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड ही अपने तीनों सब्जेक्ट, बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री, तीनों पर इक्वल फोकस रखा। एंड यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स ना बॉटनी में आते थे। आई वॉज वेरी गुड इन बॉटनी। मुझे आज भी याद है, अपनी मैम का नाम कुसुम बख्शी, थैंक्स टू हर, शी वॉज ब्रिलियंट टीचर। एंड उनकी क्लास से आने के बाद मुझे 15 या 20 मिनट की पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी और इट वॉज़ वेरी गुड। मतलब प्रैक्टिकल्स में मुझे मज़ा आता था, वो स्लाइड बनाना, कलर करना, सब कुछ अच्छे से। लेकिन केमिस्ट्री में इंटरेस्ट इसलिए आया कि भाई कंपटीशन का ज़माना है, सरकारी नौकरियां वैसे हमेशा से ही टफ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल टफ है, हमारे टाइम में बहुत मुश्किल थी। तो तब लगता था कि यार अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा करियर दे सकता है। सो दैट वाज अ रीजन आई गॉट फैसिनेटेड टुवर्ड्स केमिस्ट्री। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो सर, एमएससी में एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च का होना कितना रोल प्ले करता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि आजकल हम इस चीज़ में बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। यस। कई लोगों का ये मानना है कि भाई रिसर्च टाइम पास है, एमएससी में बच्चों को रिसर्च करवा के हम कर ही क्या लेंगे, यस। है ना। बच्चों को टेक्स्ट मतलब नेट के सिलेबस नेट जी। पढ़ाएं, बाकी सब चीज़ें कराएं, यस। है ना। और कई लोगों का ये मानना है कि नहीं, रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, करनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे सीखेंगे क्या। तो मेरा ये मानना है कि हम मतलब एज अ सोसाइटी, देखो हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेजेस भी पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेजेस में भी आप अपने लिटरेचर को कितना आगे ले जा सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई फाइन आर्ट्स कर रहा है, वो अपनी एरिया को उसमें क्या रिफाइनमेंट करके अपने आर्ट को कितना बखूबी आगे ले जा सकता है, ये ज़रूरी है। तो वैसे ही हम साइंसेज वालों को, साइंस में ये रहता है कि भाई आपका आउटकम क्या है, वो किसी ना किसी रिसर्च बेस उसमें ही आगे आ सकता है, उसी की फॉर्म में आगे आ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हट फिर के आपने अगर लॉन्ग करियर बनाना है तो आपको अल्टीमेटली रिसर्च में तो आना ही पड़ेगा। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपको प्राइवेट जॉब्स भी रिसर्च ही दिलवाती है। अगर एक एमएससी के बच्चे को रिसर्च टूल्स नहीं आते हैं, आपको लिटरेचर करना नहीं आता, आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट रिसर्च का नहीं लिख सकते, आप लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं लगा सकते, तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट अ गुड जॉब इन इंडस्ट्री। बहुत टफ होगा आपका इंडस्ट्री में भी जाना। ये स्किल इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन भी चूज़ करते हैं तो अगर आपने रिसर्च की है तो आप बच्चों को प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। मेरा ये एज अ टीचर बहुत कॉमन मानना है, जो मैंने देखा है कि बच्चों की एक बहुत कॉमन कंप्लेंट रहती है कि सर प्रैक्टिकल्स तो फॉर्मेलिटी होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शायद फॉर्मेलिटी ही देखी है मास्टर्स तक, जो मुझे लगा है उन्होंने यही देखा है कि वो जब जाते हैं लैब में तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दे दिया जाता है बिना किसी लॉजिक के, जिसको उनको परफॉर्म करने को बोला जाता है। वो उनको समझ नहीं आता कि हम क्यों परफॉर्म करते हैं, वो कॉपी से उतार के साइन करवा लेते हैं टीचर के और वही वो फाइनल प्रैक्टिकल में रिपीट करते हैं और उनका प्रैक्टिकल का पर्पस पूरा वो समझते हैं। तो अगर उस बच्चे ने रिसर्च की होगी, उसको क्वेश्चनिंग करने की आदत है, उसी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने की आदत है, तो मुझे लगता है कि वो बच्चों में प्लस टू लेवल से ही एक क्यूरोसिटी लेवल ला सकता है। तो रिसर्च का होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर आप हायर करियर एम कर रहे हैं तो रिसर्च बड़ी ज़रूरी है। तो इट इज़ इंटीग्रल पार्ट। जब हम एनईपी भी देखें, एनईपी तो हमारे अब आ रही है, मैंने तो यूएसए में और चाइना में देखा है कि किस तरह से मास्टर्स के बच्चे इतनी अच्छी रिसर्च करते हैं कि उनका जो आउटपुट है वो हमारे पीएचडी में भी लाना टफ है। तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, रिसर्च ट्रेनिंग ग्रेजुएशन ऑनवर्ड ही शुरू हो जाती है, तो वो बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं। तभी वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इतनी एडवांस आ रही हैं, उनके एंटरप्रेन्योर जो वेंचर्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो हम लोगों को
एंटरप्रेन्योरशिप हम आज बात तो कर रहे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे बच्चे कितने रेडी हैं? यस। टफ है ना ये बोलना। बिना ट्रेनिंग के आपने बुक्स ही पढ़ी हैं और डायरेक्टली आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप बोल दें करने को कि आप करें कोई वेंचर शुरू, तो इट इज रियली हार्ड। तो दैट्स व्हाई द रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। सर तो आपकी मास्टर जो है वो एचपीयू शिमला से बिल्कुल। जो वो कंप्लीट हुई, तो वहाँ क्या रिसर्च होती थी मास्टर्स में? नहीं, जब हम थे तो मैं एचपीयू का, मैं आपको दो एराज का बता सकता हूँ कि मैं 2000 पास आउट हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। हमारे टाइम में तो कोई रिसर्च नहीं होती थी और मेरे पास एचपीयू की ही स्टूडेंट, मेरी पीएचडी स्टूडेंट रही है आशिमा, उसने मास्टर्स वहीं से ही किया है। तो उसके टाइम में भी मुझे पता है कि वहाँ पर कोई रिसर्च नहीं होती। दैट इज़ मोर थ्योरेटिकली, जो मैंने अभी बोला थ्योरी ओरिएंटेड कोर्स है, जो नेट और उन सब चीज़ों पे मेन फोकस हमारा वहाँ रहता है। तो शायद तब तक तो वही था। करंट सिचुएशन मुझे नहीं पता कि क्या है अभी वहाँ पे। ओके सर। तो सर आपने अपनी मास्टर्स के बाद जो है वो पीएचडी के लिए सोचा कि मैं पीएचडी में अप्लाई करूँगा, तो आपका रिसर्च का बैकग्राउंड तो था नहीं, तो फिर आपने मतलब सुपरवाइजर को किस तरह से आपने टैकल किया कि किस सुपरवाइजर के अंडर में काम करूँगा? ये भी नहीं, ये उस वक्त मैंने तभी कहा कि रिसर्च जरूरी है। मैं तभी अब बच्चों से ये सारी चीजें करता हूँ, बिकॉज जब मेरा नेट हो गया, CSIR नेट हुआ है ना, और आई वॉज कंफ्यूज क्योंकि मुझे रिसर्च का पता नहीं था। तो मेरे लिए पीएचडी ऐसा था उस वक्त, जो मैं बोलता हूँ कि भाई हमें लैब में कुछ करना पड़ता है, उसका कुछ आउटकम होता है जिससे हम थीसिस लिखते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे नहीं पता। बस ये पता था कि भाई थीसिस लिखना है। और आई वॉज सो कंफ्यूज्ड कि मुझे ये समझ नहीं आता था कि भाई इंस्टीट्यूट का भी कोई रोल है या नहीं है, बिकॉज यू नो मेरे पास CSIR JRF था और मेरे पास चॉइसेस भी थी कि भाई आप IIT में भी जा सकते हो, आप लैब्स में भी जा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, और हर एक ने अपने फायदे अपने नुकसान बताए। तो इसने मेरी कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया, बिकॉज आई वॉज सो कंफ्यूज्ड कि भाई क्या चूज करें। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग माई पर्सनल लाइफ वाज ऑल्सो गोइंग थ्रू टर्बुलेंस दैट टाइम। तो उसने मेरी कंफ्यूजन्स को और बढ़ा दिया। तो मैं उस स्टेज पर इतना कंफ्यूज था कि मुझे लगता था कि एक प्रॉपर गाइडेंस होना भी बहुत जरूरी होता है। हियर कम्स द रोल ऑफ मेंटोरशिप। आई से दैट इफ यू हैव अ गुड मेंटोर यू आर ब्लेस्ड, because at that time I was really struggling to get a good mentorship, and in absence of that I was literally very confused. तो ये कंफ्यूजन हमेशा रही, लेकिन फिर मैंने चूज कैसे कर लिया कि भाई अब यही था। हमारे टाइम में तो ये था कि भाई आप पंजाब यूनिवर्सिटी को, बहुत अच्छी रैंकिंग थी, बहुत अच्छा नाम भी था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। हमारे एरिया नॉर्थ में तो बहुत अच्छा नाम है, नॉर्थ नेशनल। तो मुझे लगा कि दिस प्लेस कैन बी, यूनिवर्सिटी सिस्टम में रह के डिग्री है, कहीं से भी ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि बाद में अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, लेकिन एडमिशन जब मैंने ली थी तो आई वॉज मोर लाइक अ ब्लैंक, आई टेल यू, इन एब्सेंस ऑफ मेंटोरशिप। और बस ऐसे मैंने PhD शुरू कर दी। हाँ, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि when no one is there, God is there for you. So whatever I do, you know, God has given me a very good mentor, Professor Kad. और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा पर्सनल बॉन्ड है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के, जब उनको ज्वाइन किया तो मेरी लाइफ बहुत ही टर्बुलेंट स्टेज से जा रही थी। देयर वर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, एंड द वे ही कैटर्स मी इज रियली ऑसम। जनरली बोला जाता है कि भाई PhD सुपरवाइजर ऐसे होते हैं, आपको घर का काम करना पड़ता है, आपको ये भी करना पड़ता है वो। मेरा सर के साथ ऐसा नहीं था। घर का काम तो मैं बोलूँगा कि शायद मुझे घर ही मिल गया तो घर का काम करने में मुझे कोई बर्डन नहीं हुआ, बिकॉज यू नो आई शेयर्ड, आंटी जी और सर, उन दोनों के साथ मुझे रहने का मौका मिला। मैंने अपनी लाइफ का सिग्निफिकेंट टाइम उन दोनों के साथ बिताया है। सो इट्स अ वेरी रेयर कि कोई स्टूडेंट अपने टीचर के, सुपरवाइजर के साथ ही रहा हो। तो मुझे वो मौका भी मिला कि मैं सर के साथ ही रहता था। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कंपल्शन थी, वो सर की एक फ्रीडम थी कि मेरे पास कि बेटे हॉस्टल में अगर आपका मन ना लगे और आपको लगे कि आपने कभी घर आना है मेरे, तो उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी हुई थी कि आई कैन गो एंड स्टे विद देम। तो वो एक अलग बॉन्ड था जिसमें मतलब बहुत ग्रेस मुझे वो मिला है। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय PhD। सर PhD के दौरान कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो गई, स्लीपलेस नाइट लगा के फिर भी जो है वो काम सही से नहीं चल रहा है, तो आपने अपना मोटिवेशन किस तरह से बनाए रखा? कई बार हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि देखो PhD में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जो मैंने कहा कि मैं तो वैसे भी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड से तो नहीं आया था, तो मुझे एक से 2 साल तो मुझे काम को समझने में लग गए कि भाई हाउ टू डू, है ना।
और जैसे तैसे मैंने काम को समझ के उस काम को शुरू किया। फिर कितनी मैंने टोटल सिंथेसिस में पहले मैंने एकदम शुरुआत कर दी और एक्सपीरियंस था नहीं, तो आई ड्रास्टिकली फेल्ड फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत ज़्यादा मेरे फेलियर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल तक तो मुझे याद है कि मेरे पास कोई रिजल्ट था भी नहीं। फिर सर ने ही मुझे बोला कि बेटे इट्स बेटर कि आप बिल्कुल फंडामेंटल कुछ एक चीज़ों से शुरू करो। फॉर एग्जांपल आप प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ट्राई करो, सिंगल स्टेप रिएक्शन ट्राई करो। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि आपका सिंथेसिस में हाथ बैठेगा, और जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे उसके बाद आप सिंथेसिस ट्राई करें। तो बस दैट इज़ हाउ आई जस्ट डू इट। एंड फाइनली मैंने एक और दो सिंथेसिस किए हैं अपनी पीएचडी में। हालांकि जर्नी टफ रही है वो भी, लेकिन दैट इज़ हाउ आई मैनेज्ड। और मेरा मेन एम यही था, मोटिवेशन ये थी कि भाई अब डिग्री लेके आगे जॉब लेनी है, और वो भी इंडस्ट्री में है ना, तो आई डोंट वांट टू स्टे आइडल। फेलोशिप खत्म होगी तो उससे पहले आई शुड एंड अप इन अ गुड जॉब। तो ये मोटिवेशन लेके मैं लॉन्ग आवर्स भी मैंने लैब में बिताए हैं, रात को भी काम किया है। तो लेकिन यही था कि भाई किसी तरह से फेलोशिप खत्म होने से पहले जॉब, एंड आई डिड इट। मैंने 5 महीने की फेलोशिप मेरी बाकी थी जब मुझे InSwift Labs लिमिटेड में जॉब मिल गई थी। तो आई वॉज एबल टू grab a job before the expiration of my fellowship. So that I finally did. So I was happy for that. ओके सर। तो सर पीएचडी में स्टूडेंट के लिए जब सबसे पहली पब्लिकेशन पब्लिश होती है तो एक अलग ही फील होता है, तो आपका उस पब्लिकेशन के पीछे क्या स्ट्रगल रहा? फर्स्ट पब्लिकेशन। जैसे मैंने अभी बताया ना, हाँ पब्लिकेशंस रहती हैं कि जब मैं गया था तो मतलब रिसर्च का मुझे ज़्यादा आइडिया था भी नहीं, और आज मुझे उस पब्लिकेशन को देख के मतलब अच्छा भी लगता है और हैरानी भी होती है कई बार, बिकॉज दैट वाज अ वेरी बेसिक रिएक्शन। जो टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल ईथर्स मैंने आयनिक लिक्विड्स के साथ बनाए हैं, मुझे आज भी वो काम याद है क्योंकि आपने पहली बार वो किया था। आज मैं देखता हूँ यार ये तो बहुत बेसिक सा काम है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री और उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसी रिएक्शन को स्टडी किया है। मैंने मोनो टेट्राहाइड्रोपायरेनाइलेशन, केमिस्ट लोगों को समझ आ रहा होगा, पॉडकास्ट के लेवल से मैं ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करता। तो मैंने मतलब एक बहुत बेसिक सा काम किया था लेकिन क्योंकि वो मेरी पीएचडी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो द मोमेंट आई गॉट माई फर्स्ट पब्लिकेशन, यू नो, आई वॉज सो हैप्पी। मतलब कि मुझे लगा कि यार अब मेरा साइंस का सफ़र जो है वो शुरू हो गया। सो फर्स्ट पब्लिकेशन इज ऑलवेज स्पेशल, वट एवर इट इज़ है ना, मतलब वो आपको एफर्ट्स अपने दिखते हैं, उसमें जर्नी दिखती है। तो सर एमएससी के स्टूडेंट में अभी जनरली क्वेश्चन ये होता है कि उनको पीएचडी जो अपनी वो इंडिया से करनी चाहिए या अब्रॉड से करनी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास मेरे अपने नेटिव प्लेस हरकी से ही एक ऐसा केस 2 साल पहले आया था। ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि मैं इंडिया से करूं या बाहर से करूं, क्योंकि उसको बाहर भी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। एंड अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। देखें, इस पे एक अलग डिबेट होगा, तो ये पॉडकास्ट है, मैं ओपनली चीज़ एक अलग डिबेट को इनवाइट नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन मैंने फैसिलिटीज़ यूएसए में भी देखी हैं, और मैंने चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज में भी फैसिलिटीज़ को देखा है। तो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज, मैं कहूँगा कि कुछ एक चीज़ों में तो कई बार मुझे ना मतलब लगा कि यार ये, क्योंकि मैं यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में था, तो मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी तो अपने शेन्यांग चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज में वहाँ से भी बेटर लगी। दे हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, द मनी दे हैव, द प्रोजेक्ट्स दे हैव, उनकी स्पीड। फॉर एग्जांपल सिस्टम की बात मैं करूँ, जैसे हमारे यहाँ केमिकल मंगाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना हमारे। फॉर एग्जांपल लास्ट में थीसिस, जो फाइनल कमिटीज़ वगैरह जो प्रोसेस है थीसिस सबमिशन से वाइवा का, वो भी मुझे कई बार यहाँ पर लेंथी लगता है, और ये चीज़ें मैंने चाइना में बहुत कम देखी। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज शेन्यांग में जहाँ मैं था, तो वो लोग, उन लोगों ने थीसिस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत मिनिमम कर दी है। व्हाट दे आर डूइंग के उनकी पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, और आप पेपर्स को एज इट इज़ थीसिस का पार्ट बना सकते हो विद मिनिमम अमाउंट ऑफ राइट अप। तो ये आपका थीसिस राइटिंग पार्ट भी बचा देता है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें मैंने देखी जो मुझे वहाँ अच्छी लगी,
जो मुझे लगा कि यार, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पीएचडी जो है वो सिर्फ रिसर्च जर्नी है, नहीं। Yes. रिसर्च के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी भी है, जिसमें आपको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, जिसमें आपका परचेज ऑफ केमिकल्स, एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, हमारे पास हमेशा एक चैलेंज रहता है। हाँ, अब्रॉड में भी है, मैं मना नहीं करता, क्योंकि अगर आपको, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर अब्रॉड यूनिवर्सिटी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर आपको पेड एनालिसिस ही कराना है तो व्हाई नॉट यू जस्ट स्टे इन इंडिया एंड डू हियर। Yes. दूसरी चीज़, इंडिया में भी हर चीज़ बेकार नहीं है, बिकॉज यू नो आई स्टिल बिलीव कि पीएचडी में a good relationship between a supervisor and the research scholar is really very important. Yes. So if you have this relationship with good, I'll say, with good opportunities and good funding, I think you can also achieve good things over here. It's not like that you can only attain good publications. I wish you, Rahul, also, for example, you stay here and you have done very good work in your MSc, and I wish you get a very good publication soon. So this is something like that. You know, this is too early to say. अब मेरे पीछे वाले स्टूडेंट्स तो अच्छी पब्लिकेशन लिखेंगे एमएससी में, है ना। तो आई विश कि आप भी लेके जाओ और आपकी भी यही जर्नी रहे, तो फिर आपको इस आंसर की जो क्लैरिटी है वो धीरे धीरे मिल ही जाएगी। ओके सर। तो सर जैसे किसी ने अगर पीएचडी के लिए अब्रॉड में अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या पब्लिकेशन मैटर करता है या रिसर्च बैकग्राउंड मैटर करता है? देखिए, इसमें ना हर कंट्री टू कंट्री मुझे लगता है कि ये चीज़ें रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव, क्योंकि मोर और लेस पूरी दुनिया आज की डेट में वहाँ जाना चाहती है। Yes. तो आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना और वहाँ इंटर करना काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। वहीं पर यूरोप की कुछ एक यूनिवर्सिटी इक्वली कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कंपैरेटिवली, मतलब उनका जो एंट्रेंस सिस्टम है वो यहाँ से बेटर मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए कितनी सारी एनर्जी नेट में लगानी पड़ेगी, नेट क्लियर करने में लगानी पड़ेगी, नेट के बाद आपको सुपरवाइजर ढूंढने में एनर्जी लगानी पड़ेगी, इंटरव्यू, है ना। तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं। अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन है तो उसका इम्पैक्ट रहता है, डेफिनेटली अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल, यू कैन इजीली डेमोन्स्ट्रेट कि भाई मेरे ये बेसिक स्किल्स हैं जो मैंने सीख लिए हैं। आप ये बता सकते हो कि आप एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हो, आप ये बता सकते हो कि आप लैब में सेफ्टी प्रोसीजर्स आपको पता है, आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स हैंडल कर सकते हो। तो गेटिंग अ पब्लिकेशन ड्यूरिंग योर एमएससी इज ऑलवेज बेनिफिशियल, नॉट एब्सोल्यूट मैंडेटरी बट बेनिफिशियल। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको एक एक्स्ट्रा एज ज़रूर दिलाएगी। ओके सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि पब्लिकेशन का होना भी जो है वो मैटर करता है अगर आपने अब्रॉड में जो वो अप्लाई करना है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरवाइजर को अब्रॉड में किस तरह से टैकल करें, उनके साथ जो है अप्रोच किस तरह से करें? हाँ, ये हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहता है, चाहे वो पीएचडी के लिए हो, पोस्ट डॉक के लिए हो, क्योंकि हमारे पास हमें समझ नहीं आता कि भाई अब कहाँ ट्राई करें। हालांकि आजकल इंटरनेट के आने से बहुत सारी हमारे पास सुविधा हो गई है। तो इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो देखो, थोड़ा सा आप अपना इंटरेस्ट देखें, रैंडमली मत अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है ना। तो वी कैन नॉट बी गुड इन ऑल द एरियाज साइमल्टेनियसली, वी आर नॉट वीक इन ऑल द एरियाज। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ हमें ही पता होगी, है ना। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो लोग हैं उनमें, आपके रिसर्च एरियाज में जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डोंट बी रिजिड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, है ना, या एरिया के लिए रिजिड नहीं रहना। थोड़ी बहुत आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप मेरा कोई हिट्रोजीनस कैटालिसिस के ऊपर काम है, तो आप इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं कि भाई होमोजीनस कैटालिसिस भी मिल जाए तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मैं होमोजीनस कैटालिसिस भी, मतलब इस तरह से थोड़ा बहुत जो है वो आपका फ्लेक्सिबल एरिया ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ अपने हार्डकोर एरिया में ही लोगों को टारगेट करें, ठीक है। तो थोड़ी सी बाउंड्री लाइन या फ्लेक्सिबिलिटी देखें, लोगों को ईमेल्स करते रहें अपने रेज्यूमे के साथ, और मैं ये कहूँगा कि आप डिफरेंट पोजीशंस जो लिंक्डइन पे हैं या कोई वेबसाइट पे आपको मिलती हैं तो वहाँ भी आप देखते रहें।
और इस तरह से आप अप्लाई करें। जो भी आपको रिप्लाई करता है तो ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाट आई से। कि हम क्या करते हैं कि हम कई बार जो है वो रैंडम मेल्स डालते हैं और कोई भी रिप्लाई आ गया तो हम बोलते हैं कि चलो देख लेंगे करके। तो इसमें कई बार क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट है नहीं, सामने वाले ने आपको सीरियस समझ के हाँ बोल दिया है, लेकिन फिर शुरू में ही आपकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो उसमें क्या होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, किसी और का भी टाइम वेस्ट करोगे। तो इस तरह की अप्रोच को मैं अच्छा नहीं मानता, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ईमेल भेज के हम जो वो सुपरवाइजर को टैकल कर सकते हैं, उनके साथ अप्रोच बना सकते हैं। तो किस तरह की ईमेल जो वो प्रोफेसर को लिखनी चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ईमेल लिखने में भी गलती करते हैं। हाँ बिल्कुल तो सही, इसके बारे में थोड़ा बिल्कुल सजेशन देना बिल्कुल चाहें सही आप। बोला आपने। राइटिंग एन email is very important aspect, you know, for seeking a PhD position in the research group. And generally what we do that we try to tell each and every accomplishment in the email, and we just generally forget कि भाई हमने resume भी अपना साथ में भेजा है। तो I'll just say कि email should be very crisp and to the point। यस। एंड क्योंकि देखिए अब कोई भी आपकी ईमेल को, आप ये इमेजिन करें कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी ईमेल को पूरा का पूरा डिटेल में पढ़े। तो आपका मैसेज एक या दो लाइन में बहुत क्लियर होना चाहिए। हो सके तो आप थोड़ा बहुत अपनी एक्सपर्टीज या कोई आपके पास स्पेशल अवार्ड है तो वो बोल सकते हैं। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन योर research group, and if you have some position please find enclosed my resume। सो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर पर्सन के पास पीएचडी पोजीशन है ही नहीं तो वो क्यों इंटरेस्ट शो करेगा। तो ये बड़ा टेक्निकल हो जाता है। साइमल्टेनियसली आपको उतनी एक दो लाइंस में अपनी सीरियसनेस, अपनी डेडिकेशन भी बतानी है और अपना रिसर्च एरिया थोड़ा बहुत थ्रो भी करना है, ताकि वो कुछ एक मैच अगर होता है तो उसको देखकर सामने वाला पर्सन डिसाइड कर सके और आपके रेज्यूमे को ओपन करने के लिए वो इंटरेस्टेड फील करे। तो डोंट गो फॉर द वेरी लॉन्ग ईमेल्स, आई से बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, दैट्स व्हाट। ओके सर। तो सर आपका मेन मोटिव था कि आपने जो वो पीएचडी की डिग्री लेनी है और जॉब करनी है। तो सर आपने जो वो दो दो पोस्ट की है, एक यूएसए में और एक चाइना में। तो फिर आपको ये कैसे लगे कि मैं पोस्ट करूंगा इसके बाद, मतलब इसका नॉलेज कहाँ से आया आपको? हाँ, आपके अब गाइड ने बताया या? ये चीज़ है, इसको Yes, मैं थोड़ा पीछे ज़रूर जाऊंगा जो हमने शुरू में बात की थी। देखिए आई ऑलवेज हैड अ पैशन फॉर टीचिंग। अब ये पैशन मेरे पेरेंट्स से आया है या इनबॉर्न, मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि Yes, मेरे sir। दोनों मदर फादर जो जी। हैं वो टीचर थे। जी। तो आई ग्रो इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा टीच करते हुए और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा। और मेरी मदर तो मेरी टीचर भी रही हैं। और ना जब वो मुझे पढ़ाती थी तो कभी भी उन्होंने ना मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि भाई ये मेरा बेटा है, ये बाकी स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो मैंने बचपन से ही ये देखा है कि हाउ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली। हर बच्चे की नीड को भी देख रही हैं, है ना। और क्लास में ये भी नहीं जता रही हैं कि भाई ये मेरा बेटा है और बाकी और हैं। तो इस तरह से मैंने मतलब एक टीचिंग के लिए ना बहुत पैशन बचपन से ही फील किया है। तो टीचिंग का पैशन तो मुझ में था ही था। लेकिन जब मैंने पीएचडी शुरू की तब तक मुझे रिसर्च का भी आइडिया नहीं था। तो जब मैंने रिसर्च की वहाँ पर पीयर्स का रोल आ जाता है। मेरे जो लैबमेट हैं, मैं यहाँ पे सुखबीर कौर का नाम ज़रूर लूँगा। यू नो चाय और कॉफ़ी के बिना पीएचडी नहीं होती। तो जो मेरे टी पार्टनर लैब में रही हैं वो सुखबीर कौर हैं, वैसे अरविंद और राजीव भी हैं। तो मतलब हम लोग जो एक बहुत अच्छा, फिर डॉक्टर दिलबाग हैं जो अब मेरे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही है, वो भी मेरे साथ पीएचडी में वहीं थे, मेरे जूनियर थे वो। तो हम लोगों का जो ग्रुप था, रघुवीर सिंह, तो मतलब इतना अच्छा पीयर ग्रुप था कि भाई हमने वो चाय की जो चर्चा होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही है। टी टाइम में वी विल डिस्कस कि भाई अब आगे क्या करना है, नहीं रिसर्च ही ग्रोथ का करियर है। तब तक हमें इंटरेस्ट भी आ चुका था रिसर्च में कि भाई कोई अच्छा मॉलिक्यूल बनेगा तो उसकी अलग खुशी होती है। और फिर हम ये भी सोचते रहते थे यार ये ड्रग्स कहाँ से आएंगी, क्या आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो इससे ना मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एकेडमिक के कंपैरिजन में। तो मैंने इसीलिए प्रोबेबली इमीडिएटली इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल को ज्वाइन भी किया और वहाँ पर मैंने एक एंटी कैंसर ड्रग टीमोजोलोमाइड के ऊपर काम किया है। और हमारा यूएस पेटेंट भी है वहाँ पे, क्योंकि कंपनीज में तो देखो जब उन्होंने मटेरियल बेचना है तो उन्हें तो हर कंट्री का पेटेंट चाहिए होता है। तो उन्होंने यूएस मार्केट में उसे बेचना था, तो यूएस पेटेंट हमारा उस ड्रग पे है। तो जब वो यूएस पेटेंट आया ना,
देन आई फील द पावर ऑफ रिसर्च कि भाई सिर्फ ये लैब के छोटे छोटे रिएक्शन ही नहीं होते हैं, मतलब आप इन्हें किलो किलो ड्रम भर के भी बना सकते हैं, एंड आई गो थ्रू दैट प्रोसेस एंड दैट इंस्पायर्स मी। लेकिन मैं अब वहां पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आया, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिसर्च है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, फ्रीडम उसमें थोड़ी कम रहती है कि भाई अब इंडस्ट्री कह रही है टीमोजोलोमाइड बनाओ तो आपको टीमोजोलोमाइड ही बनाना है, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो वहां पे मैंने थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड पाया। और दूसरा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई टीचिंग का पैशन भी था, तो पैशन ऑफ टीचिंग विद रिसर्च, इसने मुझे एकेडमिक्स के लिए ना मतलब हमेशा अट्रैक्टेड रखा। और मोरोवर मैं टीचिंग कर चुका था अपनी एमएससी के बाद के पीरियड में, 2 साल मैंने एज अ कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी अर्की कॉलेज और स्कूल में दोनों जगह पढ़ाया मैंने। और जो मेरा वहाँ स्टूडेंट्स के साथ बॉन्ड रहा, जो रिस्पॉन्स रहा, आई टेल यू, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे, भैया ही बोलते थे, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं था मैं उनसे, तब जस्ट एमएससी पास की थी। बोलते भैया आप पीएचडी वेचडी मत करो, आप ना टीचिंग ही करो, आप बस टीचिंग ही करो, मतलब कई बच्चे ऐसे बोलते थे। तो उनकी वो बात जो मुझे आज भी याद आती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे टीचिंग के लिए हमेशा खींचती थी। तो अब टीचिंग और रिसर्च का कॉम्बिनेशन आपको एकेडमिक्स ही देता है, और उसके लिए पोस्ट डॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। पोस्ट डॉक आपको इंडस्ट्रियली भी बेनिफिट करता है, क्योंकि आपने बहुत लंबी नहीं, इंडस्ट्री तो एक पोस्ट डॉक को भी रेलिवेंट मानती है। तो मुझे लगा कि भाई एक पोस्ट डॉक तो करनी थी, तो आई वाज लुकिंग फॉर द पोस्ट डॉक, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लिखता था, एंड आई वाज fortunate enough to get Fulbright fellowship in United States of America, and that's how my journey started. Postdoc journey started, and Fulbright was the ground for getting another postdoc in Chinese Academy of Sciences. तो फिर मुझे दूसरा अवार्ड चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का भी मिला। तो मैंने फुलब्राइट में बायोमास कन्वर्जन के ऊपर प्रोजेक्ट लिखा था, जहाँ से मैंने अपनी रिसर्च फील्ड को थोड़ा एक्सपेंड किया। अब उस बायोमास कन्वर्जन को मैंने कार्बन कैटालिसिस के साथ कंबाइन किया, वो मैंने चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में किया। तो मैं हर बार मतलब हर स्टेज में एक नई वेराइटी अपनी रिसर्च में लाता रहा। तो ये भी चीज़ है रिसर्चर्स के लिए, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जनरली ये ट्रेंड होता है रिसर्च का कि भाई जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो हम कोई अच्छा पेपर या अच्छी लैब देख के उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं कि ए को बी से रिप्लेस किया, बी को सी से। नो, आई विल से कि रिसर्च ऐसी नहीं है, आप अपने स्किल्स को एडअप करो, कुछ तभी नया आएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अलावा कुछ नहीं कर सकता था जब तक मैं जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में था। तो मैंने बायोमास कन्वर्जन के ऊपर प्रोजेक्ट लिखा, जस्ट बिकॉज कि मुझे लगा कि यार दीज डेज दिस इज रियली इन डिमांड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कैटालिसिस को मैं यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ। तो थोड़ी नोवेलिटी वहाँ आई। और उसके बाद जब मुझे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में अपॉर्चुनिटी मिली प्रोफेसर डांगशांग सू के साथ, तो ही वॉज वर्किंग ऑन कार्बन मटीरियल्स। तो उनको बायोमास कन्वर्जन नहीं आता था, मुझे कार्बन मटीरियल्स नहीं आता था। इट्स अगेन समथिंग न्यू दैट कम्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई वांट टू डू ओनली बायोमास कन्वर्जन थ्रू कार्बन मटीरियल, कैन यू हेल्प मी? तो मुझे लगा कि यार दिस इज रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेट मी राइट अ प्रोजेक्ट एंड सी इफ दिस प्रोजेक्ट इज सैंक्शन और नॉट. And I put my whole energy in writing a project that how carbon materials can be used for doing the biomass conversion. And with the God grace, it was sanctioned by Chinese Academy of Sciences. I got opportunity to visit Shenyang National Laboratory in Chinese Academy of Sciences, and I spent almost 3 years with Professor Dangshang Su there. This was amazing experience. You can see that from my profile as well, कि भाई अब कार्बन मटेरियल पिक्चर्स में आने शुरू हो गए। तो वो ऐसे ही आए। मेरा कैंसस कैम्प का पेपर मुझे आज भी याद है। तो ऐसे पेपर्स की जर्नी चली जाती है, जहाँ पर हमने ग्लिसरॉल को जो है वो कार्बन बेस्ड मटेरियल्स के साथ जो है वो कन्वर्ट किया था। तो दिस वाज अ वेरी गुड वर्क। मैंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस कार्बन का एक पेपर मुझे अभी याद आ रहा है, जहाँ पे मैंने जो है वो टेट्राजीन रिंग मोइटी ही कार्बन मेटल फ्री कार्बन कैटलिस्ट के साथ की थी। तो यहाँ पे मैंने मेटल फ्री कैटलिसिस सीखी, बायोमास वेलोराइजेशन कार्बन मटेरियल के साथ क्लब की, सेंसिंग थोड़ा बहुत दूसरों को देख के समझ रहा था पर की नहीं मैंने वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप था। जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत थी, और वहाँ जाके मुझे समझ आया कि यार बड़े ग्रुप होने से भी ज़्यादा पब्लिकेशन आती है। एक और मिथ मेरी निकली, हम कई बार क्या उसमें चले जाते हैं कि भाई ज़्यादा पब्लिकेशन है तो कुछ मैनिपुलेटिव है। नहीं, हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जिस ग्रुप में मैं था दैट वाज अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल, इट वाज अ ह्यूज ग्रुप। 30 पीपल का ग्रुप तो मैंने आज तक यहाँ भी नहीं देखा। तो उसमें पोस्ट डॉक्स थे, मास्टर स्टूडेंट्स थे, पीएचडी स्टूडेंट्स थे, सब मिला के हम 30 थे।
और वो 30 लोग आप देखें कि ऑन एन एवरेज एक पब्लिकेशन पे भी काम कर रहे हैं, तो आपकी साल की 30 पब्लिकेशन तो फिक्स है। यस। और वो भी क्वालिटी, क्योंकि साल में एक पब्लिकेशन आप आराम से मतलब क्वालिटी पे फोकस करके निकाल सकते हो। सो दैट वाज अ रिसर्च आउटकम। और कुछ एक बच्चे तो ऐसे भी थे कि भाई वो 2 भी कर देते थे। समटाइम्स द नंबर गो बियॉन्ड 30 ऑल्सो, 40 और 45 को भी क्रॉस कर जाता था। तो मैंने देखा कि, और मैंने वो जर्नी में वहाँ सबको देखता था काम करते हुए, ग्रुप मीटिंग्स होती थी। चाइना यूएसए से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है मेरे लिए, क्योंकि यूएसए में मैंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी, प्रोबेबली बिकॉज आई वॉज अ फुल ब्राइट स्कॉलर देयर। आई डोंट नो, मतलब हो सकता है ये टीचर डिपेंडेंट भी हो, क्योंकि मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं नहीं यूएसए भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन मेरे लिए यूएसए कॉम्पिटिटिव इतना नहीं था। वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आर्ट्स भी थे, सब था मेरे लिए। लेकिन चाइना में इट वॉज रियली कॉम्पिटिटिव। हम लोग 12-12 घंटे भी हमने लैब में काम किया है। और बीच में तो एक टाइम ऐसा था जब मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो आई स्टिल रिमेंबर एक इंसिडेंस में यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, और हमें थोड़े एक बार एक रिएक्शन हमने सोचा कि भाई इसे 24 घंटे करना पड़ेगा। वो 24 घंटे के लिए ना आई वाज लिटिल रिलक्टेंट कि यार 24 घंटे कौन रिएक्शन देख सकता है वन गो में। तो माय एमएससी स्टूडेंट हु वाज एसोसिएटेड विद मी, उसका नाम भी मुझे आज याद है, वांग ची, QI लिखते हैं हम ची को। तो वांग ची आप ऑथर्स लिस्ट में देख सकते हैं, जर्नल ऑफ एनर्जी केमिस्ट्री का पेपर है। एंड ही वॉज रेडी टू पुट अ रिएक्शन फॉर 24 आवर्स। वो अपनी बेडिंग लेके आया, ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। और उसने वो बेडिंग अपनी लैब में लगाई, और वो उस दिन वो लैब में ही सोया होगा, क्योंकि मैं तो सुबह आया। एंड आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि ये तो मैंने यार इंडिया में भी नहीं देखा, और मैं खुद भी चाइना में आके नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ही स्पेंड 24 आवर्स कॉन्टिन्यूसली इन द लैब। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो जब आप इस तरह के माहौल में रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की सोचते हैं। सो दिस इज हाउ, यू नो, आई होप आई एक्सप्लेन माई जर्नी कि भाई कैसे एक कैजुअल एटीट्यूड से टीचिंग का पैशन लेके मैं रिसर्च में एंटर आया, और बाद में फिर मैंने उन दोनों चीज़ों को क्लब किया। यस। तो सर जैसे कि आपने चाइना में जो वो पोस्ट हो की है, तो एक लैब के एक्सपीरियंस से ज़्यादा वहाँ थोड़ा फूड रिलेटेड इशू रहता है, क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं। तो आपने किस तरह से फूड को वहाँ पे मैनेज किया, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली तब जबकि मैं वेजिटेरियन हूँ। और ये आप ही नहीं, मुझसे सभी लोग ये पूछते हैं कि यार हाउ डू यू सर्वाइव इन चाइना बीइंग अ वेजिटेरियन। और यहाँ तो नॉन वेजिटेरियन को भी टफ हो जाता है चाइना में सर्वाइव करना। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आजकल इंडियन जो शॉप्स हैं वो सब जगह हैं, चाइना में भी हैं। जितने भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको इंडियन शॉप्स मिल जाती हैं, ग्रॉसरी शॉप्स। तो आपको इंडियन स्पाइसेस, मसाले सब जगह मिलेंगे। और जब मैं घर से जाता था तो भी मैं मसाले लेके जाता था। सब्जियां सब जगह मिलती हैं, यूएसए में भी सब सब्जियां हैं। आपको गोभी भी मिलेगी, करेला भी मिलेगा, है ना, घिया भी मिल जाएगी, कद्दू भी मिलेगा, है ना, पालक भी मिलेगा। तो वो यूएसए में भी मिल रहा है, चाइना में भी मिल रहा है। तो ये सारी सब्जियां वहाँ मिल रही हैं। दालों का थोड़ा बहुत इशू होता है, जैसे चाइना में राजमा इजीली मिल जाते थे, रेड बीन्स और वाइट बीन्स, बस ये दो चीज़ें मिलती थी आपको। मूंग दाल भी मिल जाती थी वहाँ पे। लेकिन जैसे आप सोचें कि भाई दला चना या वो दले माँ, इन चीज़ों की थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, लेकिन फिर भी मोर और लेस आपको फूड जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो आपके पास आपने खुद ही कुक करना है, तो इट हार्डली मैटर्स वेयर आर यू लिविंग। तो मैंने इस तरह से चाइना में सरवाइव किया, बड़े मज़े से हम खाना बनाते थे, खाते थे वहाँ पे वेजिटेरियन फूड। एंड वन मोर कॉम्प्लीमेंट, यू नो, माय फ्रेंड्स फियांसे, शी माय फ्रेंड, शी इज़ चाइनीज़। तो जब वो मेरे पास आते थे तो मैं तो देखो वेजिटेरियन फूड ही सर्व करूँगा। तो ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, जगदीश सूर्य प्रकाश, और वो इंडिया से ही था। तो दैट वाज अ रीज़न कि वी वर वेरी क्लोज। तो जब भी वो और उसके फियांसे मेरे पास विजिट करते थे वीकेंड पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड्स पे हम साथ ही होते थे। अगर मैंने कहीं किसी और फ्रेंड के साथ या अकेले कहीं और नहीं जाना है, तो वेन एवर दे यूज टू विजिट मी ना, तो एमी हमेशा मेरे पास आएगी और बोलेगी, वो भैया बोलना सीख गई थी मुझे, नीरज भैया करके बोलती थी। तो शी ऑलवेज से, नीरज भैया, योर वेजिटेरियन फूड इज बेटर देन नॉन वेजिटेरियन, यू नो, आई एम बिग फैन ऑफ योर वेजिटेरियन फूड। सो दैट्स हाउ आई स्पेंड माई टाइम देयर। ओके सर। तो फूड की एक दिक्कत होती है जो आपने बता दी, तो अब सर आप पोस्ट डॉक के रिलेटेड बताइए कि आपका स्ट्रगल कैसे रहा, आपने जो है वो उधर अपने गाइड को कैसे अप्रोच किया?
ये मोर और लेस वैसा ही है जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मैंने अपने एरियाज को देखा था बायोमास कन्वर्जन में। जैसे है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं अमेरिका से जब आया तो मैंने बायोमास कन्वर्जन जो है वो सोच लिया था। तो मुझे बायोमास कन्वर्जन करना था। मैंने लोगों को देखा कि कौन कौन बायोमास कन्वर्जन में काम कर रहे हैं। तो प्रोफेसर डांगचंग सू की 1 या 2 पब्लिकेशन थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी 1 और 2 पब्लिकेशन थी तो मुझे लगा कि ही इज़ इंटरेस्टेड। तो मैंने चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज, क्योंकि वो टॉप मोस्ट है चाइना में, उसके बाद मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़, तो मैंने चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज की भी लिस्ट निकाली हुई थी, मैंने यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट निकाली हुई थी, लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ था कि कौन कौन इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सभी को मैंने ईमेल्स लिखी एंड डॉक्टर डांगचंग सू रिप्लाइड, और उन्होंने मुझे बोला भी कि यही जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई मुझे तो कार्बन मटेरियल ही क्लब करने हैं बायोमास कन्वर्जन के साथ। तो अब क्योंकि उन्होंने रिप्लाई किया था तो मैंने भी इसे एज अ चैलेंज लिया। थोड़ा डरा मैं भी क्योंकि मैंने हेट्रोजीनियस कैटालिसिस तब तक किया ही नहीं था। तो आई वाज लाइक कि ये कैसे होगा। अब ये देखो यहाँ पे मैं ड्यू एड बोलूंगा, डर के आगे जीत है ना। क्योंकि आई वाज सो स्केयर्ड, आई वाज सो स्केयर्ड कि यार जब मैंने हेट्रोजीनियस कैटालिसिस किया ही नहीं है, मैं हार्डकोर ऑर्गेनिक और थोड़ा बहुत मैंने बायोमास कन्वर्जन जस्ट अभी 1 साल से किया है, मैं कैसे कर पाऊंगा। बट आई टेक इट एज अ चैलेंज और मैंने किया। प्रोफेसर सू को पसंद आया और हमारा प्रोजेक्ट आगे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में सैंक्शन भी हुआ। तो दैट वाज द रीज़न, क्योंकि फंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो जब मुझे वो फेलोशिप अवार्ड हुई तो दैट इज़ हाउ आई गो देयर। तो बस ऐसे ही मैंने अप्रोच किया। ओके सर। तो सर जैसे कि अब आप पोस्ट होकर के जो वो इंडिया में वापस आए तो आपने अपना लैब सेटअप जो वो किस तरह से किया सीएचपी में? सीयूएचपी तो मैं बाद में आया। यहाँ पे मैं शूलिनी की जर्नी पहले शुरू करूँगा कि जब मैं यूएसए से वापस आया हूँ तो मैंने शूलिनी ज्वाइन कर लिया था और मैं चाइना शूलिनी से एकेडमिक लीव पे गया हूँ। तो मैंने जो मेरी सेकंड पोस्ट डॉक है वो बेसिकली शूलिनी यूनिवर्सिटी से ही है। तो मैंने वहाँ पर जो लैब सेटअप करना है, शूलिनी यूनिवर्सिटी में भी देखो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज वाली चीज़ तो नहीं मिलनी थी। तो वहाँ पर अब मेरे पास एक स्ट्रेंथ आ गई थी, पर वो स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम अब देखो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज तक मेरा अकेला स्ट्रगल है, तब तक मैं एज एन इंडिविजुअल स्ट्रगल कर रहा था। तो जब मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी आया तो मुझे एक सेकंड पावर मिली, वो स्टूडेंट्स की पावर मिली, जिसे मैंने रियलाइज़ किया। अब बिकॉज यू नो, अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कई चीज़ों को कोरिलेट करता हूँ, क्योंकि टीचिंग जो है वो आई कंसीडर इट इज़ इन माई ब्लड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं वो इंक्लाइनेशन मेरी स्टूडेंट्स के लिए, वो टीचिंग के लिए रही है। मैंने मतलब किया ही है। उसके साथ मुझे रिसर्च भी इस्टेब्लिश करनी थी, मुझे पीएचडी स्टूडेंट्स मिले। वहाँ पर एक अच्छी बात थी शूलिनी में कि एमएससी स्टूडेंट्स भी रिसर्च प्रोजेक्ट करते थे, तो एक अच्छी टीम बन जाती थी एमएससी स्टूडेंट्स और पीएचडी। तो वहाँ पर अब मेरे पास कोलैबोरेटर्स भी आ चुके थे। देखो मेरे पास यूएसए में कोलैबोरेटर्स थे, चाइना में कोलैबोरेटर्स थे, चाइना के थ्रू मेरे पास कुछ एक यूरोप में कोलैबोरेशंस डेवलप हो गई थी। तो नाउ आई हैड अ गुड पूल ऑफ कोलैबोरेशन एज वेल एज द एक्सेस अ स्पेस टू वर्क। तो मेरे पास एमएससी स्टूडेंट्स थे, पीएचडी स्टूडेंट थे, तो एक मेरी टीम तब बन गई थी। तो उस टीम से अब चैलेंजेस क्या थे कि भाई आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट तो शूलिनी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। तो अब जैसे मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे, मेरे सीनियर्स थे, तो जैसे मैं वसुंधरा मैम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पैक में, तो उनके पास मैंने जाके काम किया। और फिर मेरे रघुवीर सिंह हैं डीएवी में, तो मैंने राजीव हैं, डॉक्टर राजीव हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर गंगाराम चौधरी हैं। तो मैंने इन लोगों को अप्रोच किया, इन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की और आज भी करते हैं। मतलब दे आर ऑलवेज ओपन कि भाई नीरज तुझे जो भी प्रॉब्लम होगी या कोई एक्सेस नहीं है किसी फैसिलिटी का तो इट इज़ ओपन। उनके साथ साथ मेरी जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं वो भी ओपन थी। तो जो एक गैप आ जाता है, जो मैं रिसर्च फैसिलिटीज़ का आपको बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें वहाँ थी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई मुझे रिसर्च भी करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज में करनी है, और एक गैप भी है उसमें। तो ये गैप भी फिल करना था। तो ये गैप मैंने इस तरह से फिल किया जिसमें मेरे कोलैबोरेटर्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विद द असिस्टेंस ऑफ माय स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपका कोलैबोरेटर तो आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट जाने के लिए तैयार नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी आप टफ हो जाता है आपके लिए। तो आई वॉज लकी इनफ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर ऑलवेज रेडी कि भाई सर आपने प्रॉब्लम बताई है तो हम किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग यू राहुल हैं। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें शूलिनी में चली। फिर यहाँ आके मेरे पास फिर से CUHP में एक और गैप पड़ गया।